हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। ओके बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। उससे ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जैसे है आपके सामने, हाउ कैन वी डिफाइन दैट समथिंग इज अलाइव। तो पहला क्वेश्चन लिखिए कि हाउ कैन वी डिफाइन दैट समथिंग इज अलाइव। तो बच्चों, अगर आपको हम ये कहें कि बताइए आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि अगर कोई चीज अलाइव है। अलाइव का मतलब क्या होता है बेटा? जिंदा। तो इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? डेफिनेटली बेटा आप लोग बोलोगे कि सर अगर कोई चीज जिंदा है तो ऑप्शंस की वहां पे सर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, और अगर कोई चीज मूवमेंट देखने को मिल रही है मतलब वो लिविंग है या अलाइव है। बट आप कह सकते हैं, देखिए कि जो बेटा हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स के केस में तो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट प्लांट्स के केस में आपको ये मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो फिर क्या आप फिर और क्या कह सकते हैं? हाँ, ग्रोथ कह सकते हैं कि डेफिनेटली कि सर ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ इज द इंडिकेटर फॉर बीइंग अलाइव। तो ग्रोथ भी आपको कुछ में तो समझ में आती है, बट कुछ में समझ में नहीं आती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक्चुअली एक तरीके से वो सबकी सब ये जो प्रोसेस है ये आपको आंखों से देखने को समझ में आ रही है, मतलब कि ये एक्सटर्नल है। ओके, बट ब्रॉड वे में यदि हम देखना चाहें तो अगर हम किसी चीज को कहेंगे कि अगर वो अलाइव है, तो हम ये कहेंगे अगर वो कोई चीज अलाइव है तो उसके अंदर कुछ इंटरनल प्रोसेस हो रही होंगी, कुछ इंटरनल चेंजेस हो रहे होंगे। इन प्रोसेस को, जो कि इंडिकेटर हैं कि कोई चीज अलाइव है, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि वो प्रोसेस जो किसी चीज के लिविंग होने के लिए बहुत एसेंशियल है, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो मतलब अलाइव होने के लिए जो प्रोसेस इंटरनली इन्वॉल्व होती हैं, है ना, सामने से तो समझ में नहीं आएंगी मगर अंदर, लाइक बॉडी इज लाइक अ नेचुरल मशीन, है ना। आवर बॉडी हो या कोई भी चीज हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे कुछ भी हो, हमने बॉडी की बात कर दी तो बॉडी पर इस बात को समझिए। तो अगर हम बात कर लें आवर बॉडी की, तो आवर बॉडी इज लाइक अ नेचुरल मशीन। तो हमारी बॉडी एक नेचुरल मशीन है ना। और इस नेचुरल मशीन को जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी में या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग क्यों है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई सारी प्रोसेस होती हैं और इन सारी प्रोसेस को मिला करके बनता है लाइफ प्रोसेसेस। तो ये प्रोसेसेस कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है लाइफ प्रोसेस। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस और हम आज लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है टॉपिक है, हेडिंग बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा कि हाउ कैन वी डिफाइन दैट समथिंग इज अलाइव। तो किसी चीज को डिफाइन करना कि उसके अंदर वो चीज अलाइव है, इट मीन्स वो बॉडी लाइफ प्रोसेसेस कर रही होगी। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। यस, सेकंड नंबर क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, ज्यादा समझ में आएगा। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? आंसर है द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर लाइफ। द प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ के लिए एसेंशियल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना खाना। तो बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म खाना खा रहे हैं इसका मतलब वो लिविंग है 100%। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो लिविंग ना हो और खाना भी खाए। ओके, सो न्यूट्रिशन। सो व्हाट मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का सिंपल मीनिंग है बच्चों, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। ओके, PROCUREMENT, yes. So this is called procurement of food. So this is the first life process
ओके, न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहली लाइफ प्रोसेस हमारे पास में क्या है? न्यूट्रिशन है। एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। द अवर सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप सब जानते हो, रेस्पिरेशन क्या होता है? आप कहोगे सांस लेना रेस्पिरेशन है, बट बायोलॉजिकली इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ओके, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू द सेल्स। ब्रेकिंग ऑफ फूड, क्योंकि हम ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसके लिए? हम ऑर्गेनिजम्स के लिए बात कर रहे हैं। हम इंसानों के लिए बात केवल नहीं कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना इज द रेस्पिरेशन। यस, वो तो है, बट रेस्पिरेशन का ट्रू मीनिंग क्या है? ब्रेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स। ओके, ब्रेकिंग ऑफ फूड इन सेल्स। और रेस्पिरेशन क्यों होता है? हमको एनर्जी गेन है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? आपके ब्लड में, आपके सिस्टम में जो होता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? आपकी बॉडी एक कंप्लीट मशीनरी है। सेकेंड प्रोसेस हमने क्या पढ़ ली? सेकेंड प्रोसेस हमने पढ़ ली रेस्पिरेशन। ओके, कंप्लीट। अब हम थर्ड प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं, थर्ड प्रोसेस का नाम मैंने दिया आपको ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझो आप क्या होता है। देखो, आपके सिर से लेकर के आपके पैरों तक ब्लड जो होता है, पंप होता है ना, विद द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट आपके ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल्स में आपके ब्लड को पहुंचाता है ना। और ब्लड ही नहीं, सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो जरूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो वहां तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें मतलब कि इसमें ब्लड को भेजा जाता है और न्यूट्रिएंट्स को भेजा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ की। सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म कौन कर रहा है, मेन मैं ये बता रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करने वाली बेसिक बॉडी है ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, परफॉर्म्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, यस। तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड जो लिम्फेटिक सिस्टम हुआ करते हैं, अभी हम लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि सर ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ना। ये किसको परफॉर्म करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन को। मतलब आप ये समझो कि आपकी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड या विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हुआ करता है, ठीक है ना। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा एक्सक्रीशन। अभी हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ना, एक्सक्रीशन। तो जो एक्सक्रीशन, कौन एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ओके, एक्सक्रीशन मींस रिमूव आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बॉडी। ओके, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो बच्चों, ऑर्गेनिज्म बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए एक पूरा सिस्टम है बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्पेलिंग बनाइए, EXCRETERY। सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा ना, वो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करता है। ओके, सो द सिस्टम इन्वॉल्व इज excretory system and the process involved is excretion। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने बेसिकली बेटा चार ही लाइफ प्रोसेस हमको पढ़नी है। सबसे पहले हमने देखी न्यूट्रिशन। तो व्हाट डज मीन न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज कॉल्ड प्रिक्योरमेंट ऑफ फूड। ओके, मतलब खाने को खाना, है ना, खाने को अपने अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। सेकेंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, है ना। फूड जो होता है ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है।
ओके, कहाँ ब्रेक होता है? इनसाइड द सेल्स, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन आपने देख लिया कि ब्लड में न्यूट्रिएंट एंड अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम होगा। सो देन इसके बाद है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ टू रिमूव आउट द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। ओके, सो एक्सक्रीशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, ये भी हमने बता दिया, बट एक बार फिर से, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉड स्केल पे न्यूट्रिशन पे, कि न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा। अब हम न्यूट्रिशन को ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे कुछ हमारे सामने सिस्टम्स बने हुए हैं, डायग्राम समझाने के लिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये डाइजेशन सिस्टम है, ओके, ये डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है ना। अभी इनके बारे में बात करेंगे। ये देखिए क्या दिख रहा है, ये एमीबा है, ओके। और ये जो है, ये खा रहा है एमीबा, मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये एमीबा का न्यूट्रिशन दिखाई दे रहा है, ओके। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। धीरे धीरे हम सबके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। बात करते हैं न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन मतलब चीज़ों को खाना, ओके। आप बाहर से तो देख रहे हैं कि आप चीज़ों को खा रहे हैं, बट एक्चुअली आप खा क्यों रहे हैं? आप न्यूट्रिएंट रिसीव करने के लिए खा रहे हैं। So what are nutrient? Okay, nutrient are organic and inorganic chemical substance required for the survival. हर बॉडी को सरवाइव करने के लिए कुछ और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस या ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, या तो इनऑर्गेनिक की ज़रूरत है या ऑर्गेनिक की ज़रूरत है ना। सबकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सरवाइव करने के लिए। सरवाइव करना मतलब एनर्जी चाहिए उसको। अगर उसको जिंदा रहना है, सांस भी लेना है, तो सांस लेने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी मिलेगी न्यूट्रिएंट से, और उस न्यूट्रिएंट को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट basic life process for every organism, that is called nutrition. सो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड करते हैं जिसके वजह से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये फैट हो सकते हैं, ये वाइटामिन्स हो सकते हैं, और ये मिनरल भी हो सकते हैं, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा जो ज़्यादातर मिनरल होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी को ज़रूरत किस किस की पड़ती है? सोडियम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक मिनरल। हमारी बॉडी को कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, इनऑर्गेनिक है। हमारी बॉडी को गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, इनऑर्गेनिक है। और भी बहुत सारे मिनरल हैं, लाइक आयरन, हमारी बॉडी को आयरन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल है। तो याद रखिएगा, न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ओके। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं बच्चों, एक है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हम्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या? तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब कि फीडिंग न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है, ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसे प्लांट्स, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या? प्लांट्स हो गया। प्लांट्स अपना खाना खुद अपनी साइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनाते हैं, ओके। क्लोरोप्लास्ट क्या है? उनके खाना बनाने की जगह है। तो प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये खुद ही खाना बनाया करते हैं। सो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स फीडिंग एंड प्रिपेयर देयर फोन फूड। तो जो ऐसा खुद का खाना बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ओके। एंड जो खुद का खाना नहीं बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर, ओके, या डिफरेंट, एंड ट्रॉप का मतलब तो आप समझते हो, ट्रॉप का मतलब होता है फीडिंग। मतलब जो अपनी फीडिंग के लिए दूसरों का इस्तेमाल करे, दोज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, एंड सच अ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे ओके, सो व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स? हेट्रोट्रॉप्स और द ऑर्गेनिजम्स दोज डिपेंड्स ऑन द अदर्स फॉर फूड, एंड ऑटोट्रॉप्स जो कि प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन और कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिख लिए ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन, ओके। अगली डेफिनेशन नोट करेंगे।
ऑटोट्रोपिक्स. Okay, autotrophic. So, what are autotrophic organism? Organism those prepare their food, their own food by using inorganic sources. Note करिए, organisms, organisms those prepare their food using their own food खुद अपना बनाते हैं, their own food by using inorganic sources, by using inorganic sources. तो इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करके अपना खुद का फूड जो बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक ना? यानी कि सिंपल हिंदी में बोला जाए, खुद का खाना बनाने वाले. ओके, अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? तो हेडिंग बनाइए, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स. ओके, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप, AUTOTROPHS. एक सेकेंड. यस. हम्म. सो टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप की बात कर लेते हैं. तो देखिए, ऑटोट्रॉप जो होते हैं, ऑटोट्रॉप में दो तरीके के ऑटोट्रॉप्स पाए जाते हैं. एक कहलाते हैं क्या? फर्स्ट कैटेगरी जो ऑटोट्रॉप्स की है उनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी इज CHEMOSYNTHATIC, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप. एंड सेकेंड कैटेगरी है जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक. बेटा जहां भी वर्ड फोटो आए ना, इसका मतलब लाइट इस्तेमाल हो रही हो ना. तो दो तरीके के ऑटोट्रॉप्स हैं, एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म, the organism which uses different chemical to make their food, वो कहलाते हैं chemosynthetic autotrophs. Okay, or you can say the autotrophs which uses different chemical to make their foods. वो chemosynthetic क्या होते हैं? chemosynthetic वो organism होते हैं, organisms which uses different chemical to make their food. फूड. ओके, तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक. ओके, एंड फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट की एनर्जी का यूज करते हैं खुद का खाना बनाने के लिए. द ऑर्गेनिजम्स यूज लाइट एनर्जी, और यू कैन से सनलाइट. ओके, लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड, टू मेक देयर ओन फूड. बच्चों दोनों खुद का खाना बना रहे हैं, बट फर्क ये है कि एक डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. ओके, डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हैं, और एक किसका यूज करते हैं? लाइट का, है ना? बट दोनों खुद का ही खाना खाना बना रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज पहले वाले ऑर्गेनिज्म जो कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, एंड जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं वो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक. आपने देखा कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. अगर कीमोसिंथेटिक अपना खाना बनाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कीमोसिंथेसिस. यस, कीमोसिंथेटिक तो ऑटोट्रॉप का नाम था, ऑर्गेनिज्म का नाम था, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस. सो कीमोसिंथेटिक में मैंने क्या बताया था कि केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. Now, what is chemosynthesis? It is the process of preparation of food using chemical energy. केमिकल एनर्जी. अब भाई केमिकल सब्सटेंसेस आप यूज करोगे तो केमिकल रिएक्शन होंगी, केमिकल रिएक्शन होंगी तो केमिकल एनर्जी निकलेगी. तो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में देखिए, केमिकल एनर्जी जो निकलेगी उससे जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस. एग्जांपल, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. ये जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है इसकी मदद से
ये जो करता है, ये क्या करता है बेटा, ये कीमोसिंथेसिस करता है। ओके, सो कीमोसिंथेसिस करता हुआ पाया जाता है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। सल्फर डाई ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग जो भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने अंदर सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे इन्हें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। तो मोटे तौर पे बात यह है कि जो कीमोसिंथेसिस, जो आपके कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, उसमें जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होंगे वो अपने क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, उससे उनको एनर्जी मिलेगी। सेकेंड टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स जो थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, वो जिस तरीके के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस, देखिए क्या होती है प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग लाइट, लाइट एनर्जी। ओके, तो हमारे जो फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ये बेटा ये सब के सब जो होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और न्यूट्रिशन करते हैं। एग्जाम्पल, अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये न्यूट्रिशन परफॉर्म नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। बनेगा क्या, C6H12O6 दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, एंड क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन 6CO2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। सो सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म एंड O2 इज बाई प्रोडक्ट यूज फॉर रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे सनलाइट जो है, अगर आप बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, तो ये मेन सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है, जिसका यूज जो होता है ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेशन के लिए किया करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कौन सा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर लिया, हमने ऑटोट्रॉप्स बता दे, हमने ऑटोट्रॉप्स में दो तरीके के ऑटोट्रॉप्स आपको बताए, एक कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक जिस न्यूट्रिशन को दिखाएंगे दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जिस न्यूट्रिशन को दिखाएंगे दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब चलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट अपना खाना, सॉरी प्लांट नहीं, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ सम अदर, अदर जो है दूसरों की मदद लेते हुए अपना खाना बनाते हैं, तो उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो ऑटोट्रॉपिक तो कंप्लीट कर लिया है, दूसरा न्यूट्रिशन, दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होगा, हेट ओके, इसमें जो होगा, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स नहीं, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और जो ऐसा परफॉर्म करते हैं न्यूट्रिशन, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। सो आई कैन से heterotrophs cannot prepare their food, prepare their own food। ओके, ये अपना खुद का खाना नहीं बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, है ना, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मतलब डिपेंड ऑन अदर्स फूड, ये खुद का खुद खाना नहीं बनाएंगे, दूसरे पर डिपेंड करेंगे, दूसरे पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। जैसे आपने एक देखा होगा, एक पिचर प्लांट होता है ना, पिचर प्लांट। तो जो पिचर प्लांट हुआ करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो दूसरे इंसेक्ट पे डिपेंड करता है ना, तो जो खा लेता है दूसरे प्लांट, तो ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हेट्रोट्रॉप बोलेंगे। अच्छा, ये था एक एक तरीके से कहना चाहिए एक आउटर क्लासिफिकेशन था न्यूट्रिशन के टाइप का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आइए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फोटोसिंथेसिस, इसको थोड़ा हम डिटेल में पहले पढ़ते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो हमारा एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने दो पढ़े हैं, एक कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। तो आइए डिटेल में हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हेडिंग बनाइए क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा आता है, एग्जाम पे, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखिए ऑल प्लांट एंड
प्लस सम बैक्टीरिया। इसको कौन परफॉर्म करते हैं? जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स। ओके। एंड इसके बाद कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, सम बैक्टीरिया। कुछ सारे के सारे प्लांट एंड कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं, ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑफ सनलाइट। ओके, ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें अगर कोई भी प्लांट जो है अपना खाना बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, अगर वो न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, तो इसमें कुछ स्टेप हुआ करते हैं। उन स्टेप को आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। आइए वन बाय वन उन स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ओके। तो पहला जो स्टेप है, क्या होती है, जो लाइट एनर्जी होती है उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो लिखिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ओके। तो क्लोरोफिल जो होगा क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ओके। इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। बेटा लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर, एक जगह होती है, इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको समझ में आया, सबसे पहला काम क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है? लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसमें ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, सनलाइट एनर्जी जो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में एब्जॉर्ब हुई है, उसका कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करी है उसका कन्वर्जन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इनटू केमिकल एनर्जी। हम्म। इनटू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। और इस एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एटीपी, है ना। इस एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एटीपी। आपने जो नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, जो एनर्जी की यूनिट हुआ करती है। सो एटीपी एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस एनर्जी से कन्वर्ट होगी? लाइट एनर्जी। मतलब जो सन से एनर्जी आई है वो लीफ के अंदर पड़ी है, और यही एनर्जी जो है लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर किस में कन्वर्ट हो गई है? आपके अंदर एटीपी में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या होगा? थर्ड पार्ट होगा वाटर स्प्लिटिंग। तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। वाटर स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे वाटर जो होता है, यहाँ पे वाटर ब्रेक डाउन होता है। ओके। ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हुआ करता है, और ये विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी होता है, तो इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, जिसकी वजह से आगे प्रोसेस होती है। जो अभी तक आपने तीन स्टेप देख ली। सबसे पहला क्या हुआ? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल इन स्ट्रक्चर लाइक सबस्टांस, स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले क्या हुआ? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? एटीपी में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। साथ ही साथ उसी समय वाटर स्प्लिटिंग हो जाती है। ओके। वाटर स्प्लिटिंग मतलब कि वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब इसके बाद में आता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? फोर्थ स्टेप में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब जो लाइट एनर्जी
एक तरीके से क्या कन्वर्ट हो चुकी है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2। ओके, तो लिखिए द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ओके। कौन सी एनर्जी? ये केमिकल एनर्जी है ना, क्योंकि अब तो देखो आप जो है क्लोरोफिल के अंदर काम चल रहा है, आप लीफ के अंदर आ चुके हो, तो जो भी होगा वो केमिकल एनर्जी काम करेगी। मतलब बाहर बाहर से रिएक्शन में आपको दिखाई देगा कि सनलाइट इन्वॉल्व है, बट सनलाइट कन्वर्ट किस में हो चुकी है? केमिकल एनर्जी में। तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड, द एनर्जी प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2। ओके, मतलब CO2 का रिडक्शन होता है। तो CO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा? अच्छा, रिडक्शन के लिए एक चीज और बताऊं मैं आपको। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग हुई ना, मतलब वाटर जो ब्रेक ब्रेक हुआ है, ओके, ये वाटर के ब्रेक होने से इसको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। और जब CO2 जा करके, है ना, जा करके कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, द एनर्जी प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू, तो CO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा? ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखिए क्या होगा, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, इस रिएक्शन को लिखते हैं, फॉर्मूला नहीं कहना चाहिए, रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, सो 6 CO2, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, ये वही वाटर है जिसका फोटोलिसिस हो गया था, जो ब्रेक डाउन हो गया था। और लाइट की प्रेजेंस रहेगी, और ये सारा का सारा काम कहाँ होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी है। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, C6H12, ये C है बेटा, कार्बन है, C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन चुका है, और प्लस ऑक्सीजन गैस जो होगी बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में एंटर करती है। मतलब ये जो CO2 है, ये एंटर करेगी, और उसके बाद में O2 जो होगी क्या हो जाएगी? रिलीफ हो जाए, रिलैक्स हो जाएगी, है ना, बाहर चली जाएगी। तो बेटा ये जो काम होता है, गैस का आना गैस के जाना, ये कौन कराएगा बेटा? तो लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हुआ करते हैं, ओके, माइन्यूट पोर्स, इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर हो गया? तो अभी हम डिटेल में स्टोमेटा के बारे में पढ़ाएंगे आपको, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बनाएंगे। मतलब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान, जिसे हम कहेंगे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से CO2 और ऑक्सीजन जो होती है, आने जाने का काम किसकी मदद से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस में मेन क्या क्या हुआ है। नंबर वन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ओके, एंड देन इसके बाद क्या हो जाता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी and splitting of water, conversion of light energy into the form of chemical energy, as well as splitting of water, मतलब water का breakdown, and finally the reduction of carbon dioxide, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, वो क्या करती है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है, किस फॉर्म में कर देती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कर देती है, एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलिए अब चलते हैं बच्चों, अगला टॉपिक बनाइए, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्योंकि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, गैसेस कैसे अंदर आती हैं, कैसे बाहर जाती हैं, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमको जरूरत है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बनाने की। तो हेडिंग बनाइए, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, पत्ती का क्रॉस सेक्शन। तो चलिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम हमने बना लिया है, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में। तो ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन आपके सामने लीफ का दिया गया है बेटा। स्टार्ट होता है सबसे ऊपर से, ये जो सबसे ऊपर की लेयर कहलाती है ना, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस मींस आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लीफ, ठीक ना, ये एपिडर्मिस कहलाता है। और इसके बाद में ये जो आपको इस तरीके से हल्के हल्के ये सिलेंडर टाइप के दिख रहे हैं, ये दो टाइप के पैरेन्काइमा है। एक जो है पेलिसेली पैरेन्काइमा है, पहला वाला जो होता है, और दूसरा जो है आपके पास में
ये सर्कुलर टाइप के जो दिख रहे हैं ये हैं अपने पास में, क्या है ये, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, पेलिसिलिक पैरेन्काइमा और दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इन दोनों, ये दोनों सेल्स हैं अपने आप में, ये दोनों क्या हैं, सेल्स हैं। और इनके अंदर क्या भरा हुआ है, देखिए मैंने दिखाया है यहाँ पे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो भरा हुआ है इसके अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है, ठीक है ना। तो एसेंशियली जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो इन्हीं जगह पे परफॉर्म होगा, क्योंकि इन पैरेन्काइमा के अंदर, पेलिसिली पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर जो है भर भर के क्लोरोप्लास्ट है, खूब सारा क्लोरोप्लास्ट है। तो यहीं पर आपको जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म होना है। इन दोनों सेल्स को मिला करके हम कलेक्टिवली, पेलिसिली पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को मिला करके हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स के बाद आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस है नीचे, लोअर एपिडर्मिस पे छोटे छोटे होल्स हुआ करते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स हुआ करते हैं। इन छोटे छोटे होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब देखिए ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो होल्स हैं ये लोअर एपिडर्मिस में ही होंगे, बेटा ये स्टोमेटा कहीं भी हो सकते हैं, मतलब ये एनीवेयर, ओके। ये ऊपर भी हो सकते हैं या नीचे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इस यहाँ मैंने डायग्राम में बनाया है नीचे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। किसी किसी लीफ में तो दोनों तरफ होते हैं, है ना। तो किसी में एक तरफ, किसी में दो तरफ, किसी में दोनों तरफ भी हो सकते हैं। तो ये को, अब हमने क्या देखी इसमें, एक हमने देखी मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, भरे हुए होते हैं, इसमें क्या, क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। तो मेसोफिल सेल्स कैरीड आउट द फोटोसिंथेसिस। तो मेन ठेका किसने ले रखा है, फोटोसिंथेसिस होने का, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं। देन इसके बाद हमने आपको बताया स्टोमेटा। तो व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स, ओके, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, विच लीड्स टू द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। तो प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसकी मदद से होता है, वो स्टोमेटा की मदद से होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखिए, लीव्स के अंदर जो गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए जो साइट होती है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले आइए एकदम मिडिल पोर्शन पे येलो कलर में देखिए, ये स्टोमेटल पोर है जिससे गैस का आना और जाना होता है। अब ये स्टोमेटल पोर खुलता है, बंद होता है, मतलब ओपन होता है और क्लोज हो जाता है। बट कैसे हो जाता है, ये देखिए स्टोमेटल पोर के ऊपर आपके सामने यहाँ पे गर्ड सेल है, ओके, गर्ड सेल है। ये गर्ड सेल आपके दिखाई दे रही है, और कर्ड सेल के जस्ट ऊपर सबसाइडरी सेल्स आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो सबसाइडरी सेल हैं, ये जो सबसाइडरी सेल हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है वाटर को इन एंड आउट करना। लिखा भी है हमने यहाँ पे, है ना, हेल्प इन इन एंड आउट ऑफ द वाटर, वाटर को अंदर बाहर करना, है ना, गार्ड सेल के अंदर करना और गार्ड सेल के बाहर करने का काम है इनका। देन सबसे बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर आपको एपिडर्मल सेल आपको दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट में, और सबसे बाहर आपको एपिडर्मल सेल दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसका फंक्शन लिख लेते हैं। देखिए जैसे ही पानी अंदर आएगा, एज वाटर एंटर्स इनटू द गर्ड सेल, तो गर्ड सेल के अंदर जैसे ही पानी अंदर आएगा तो स्टोमेटा जो होगा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। एज वाटर एंटर्स इनटू गर्ड सेल, गर्ड सेल के अंदर जैसे ही पानी आएगा तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वाटर एग्जिट करेगा गर्ड सेल से, एज वाटर एग्जिट फ्रॉम गर्ड सेल, स्टोमेटा विल बी क्लोज, ठीक है। तो सारा काम कौन कर रहा है, गर्ड सेल कर रही है यहाँ पे। वाटर जैसे ही गर्ड सेल के अंदर इंटर करेगा, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और वाटर जैसे ही गर्ड सेल के बाहर जाएगा, स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। तो ये बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने को आता है। और वैसे आप देखिए तो आपकी बुक में डायग्राम इस तरीके से बना रहता है। रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट्स में, है ना। ये देखिए स्टोमेटा ऑन लीफ, ओके, और यहाँ पे गर्ड सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए दोनों तरफ गर्ड सेल हैं, है ना, गर्ड सेल हैं। इसी को ये, जब इसमें पानी जो होता है अंदर की तरफ आता है तो गर्ड सेल जो होती हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जैसे ही पानी गर्ड सेल के बाहर जाएगा, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये गर्ड सेल हो गई, ये सेंटर में जो है ये स्टोमेटल पोर है। और गर्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हुआ करता है, गर्ड सेल के भीतर क्या हुआ करता है, क्लोरोप्लास्ट। तो डायग्राम मेनली ये वाला आप लोग बना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम आते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं।
अगर हम आपसे बताएं कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स, तो देखिए टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स मतलब कितने प्रकार के हेटरोट्रॉप्स हुआ करते हैं। हमारे सिलेबस में हमको देखिए जो सिलेबस में क्या इतने टाइप के ही होते हैं। तो सबसे पहले एक जान लीजिए इनका नाम, एक है सेप्रोफाइटिक है, दूसरा है पैरासिटिक है, एंड तीसरा है होलोजोइक। तो तीन टाइप के आपके पास में यहाँ पे तीन टाइप के हेटरोट्रॉप्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पैरासिटिक। पैरासिटिक, तो पैरासिटिक क्या हेटरोट्रॉप होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। लिखिए, पैरासिटिक हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही खाते हैं, मतलब उन्हीं को फीड करते हैं, है ना। दैट द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पैरासिटिक, पैरासाइट। उन्हें हम पैरासिटिक हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे हेटरोट्रॉप्स को हम पैरासिटिक बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो प्लांट्स में प्लांट्स में एक पैरासाइट होता है जिसका नाम हम बोलते हैं कस्कुटा। ओके। तो ये प्लांट्स के ऊपर ही उसको रहता है, उसको खाता है, ठीक है ना। ये प्लांट्स के ऊपर ही डेवलप होता है, डेवलप नहीं कहेंगे, प्लांट्स को खाता है, ठीक ना। तो इस तरीके के क्या कर देंगे अपन, पैरासिटिक। यस, तो ये पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल लीच एंड कस्कुटा। मतलब जो होस्ट यानी कि उसका खुद को जिसने उसको रहने को दिया है, ये उसी उसी से न्यूट्रिएंट गेन करेगा, उसी की बॉडी में बैठेगा और उसी से न्यूट्रिएंट गेन करेगा। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म जिसको परफॉर्म करते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले एग्जांपल हमने आपको बता दिए कि प्लांट्स में कुस्कोटा होता है। और यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होते हैं, लिच जो होता है, एंड टिक्स, जुएं। टिक्स सुने होंगे ना आपने, जुएं। तो जो जुएं होते हैं वो खुद बॉडी में बैठते हैं और खुद बॉडी में बैठ करके क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं ना। तो इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या इनको बोलते हैं पैरासाइट जो परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए सेकंड बात करते हैं। अगला है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगले जो हेट्रोट्रॉप्स हैं उनका नाम है सेप्रोफाइट्स। अगले जो हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। और ये जो न्यूट्रिशन कहलाता है दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो है तो किसका पार्ट है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, बट सेप्रोफाइट परफॉर्म करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आइए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सेकंड इज साइप्रोफाइटिक। हम्म। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है देखिए। सो दे ग्रो ऑन, देखो सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी चूहा जो होता है अगर घर में हमारे मर जाता है और बहुत दिन तक इसको हम देखते नहीं है इस चूहे को, तो धीरे धीरे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होती है और फंगस होते हैं, तो मेनली बेटा इसमें सेप्रोफाइट जो होते हैं ना, इनको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। और इसको धीरे धीरे क्या कर देती है, डिके कर देती है। मतलब इसी की बॉडी में डेवलप भी होगी बॉडी में, और साथ में उसको खुद खाएगी भी, उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिसके अंदर ऊपर डेवलप हुई है उसको वो धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरीके के जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उनको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, इस तरीके का न्यूट्रिशन जो होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तो बेटा मोस्टली ये आउट ऑफ 100% 80% जो फंगाई होती है वो सेप्रोफाइटिक होती है, ठीक है ना। स- और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना। वैसे तो मेनली फंगाई होती है एंड फ्यू आर बैक्टीरिया। तो आइए समझते हैं व्हाट आर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेडिंग बनाइए, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, लिखिए सेप्रोफाइट्स
ग्रो ऑन डेथ एंड डिकेइंग मैटर। डेथ यानी डेड कहना चाहिए, मर चुके, डेथ, डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड डिकेइंग मैटर मतलब उस मैटर को क्या कर देते हैं, ये डिके कर रहे होते हैं ना, डिके कर रहे होते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल में मैंने बोला लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द फंगाई, ओके, मतलब 90% फंगाई या 80% फंगाई जो होती हैं वो सेप्रोफाइट होती हैं, एंड फ्यू बैक्टीरिया, एंड फ्यू बैक्टीरिया, ये हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, यस। तो जो डेड है और डिकेइंग मैटर है उससे ये क्या प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट का, एग्जांपल फंगाई। पैरासिटिक हमने देख लिया। अब लास्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, देखिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है, सीधी सीधी बात समझिए, ह्यूमन मतलब हम इंसान लोग जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले आप खाना खाते हैं, है ना। सो पहला प्रोसेस जो होगा दैट इज कॉल्ड इंगलमेंट ऑफ फूड, इंगलमेंट ऑफ फूड। और ये जो हमारा फूड होगा, ये तो या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा उसको होलोजैक बोलते हैं, ओके, जो परफॉर्म करते हैं उसको होलोजैक बोलते हैं। एंड जो न्यूट्रिशन का टाइप है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले खाने को निगला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंगलमेंट ऑफ फूड। देन इसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का। सो सेकेंड इसमें स्टेप आएगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेकेंड स्टेप इसमें आएगा क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। एंड देन थर्ड होगा इजेशन ऑफ फूड, इजेशन ऑफ फूड। फूड को तोड़ के क्या किया जाएगा, इसे इजेशन किया जाएगा। एग्जाम्पल में ह्यूमन ले लो, ह्यूमन, और क्या ले सकते हैं आप, एमीबा ले लीजिए, AMOBEA। सो ये एग्जाम्पल है हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। यस, होलोजोइक। सो व्हाट आर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, food is taken solid or liquid from sorry form है, food is taken in solid or liquid form from the outside and it is digested inside the body, और ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा। एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड अमीबा, ह्यूमंस और अमीबा इसके एग्जाम्पल हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, ओके, 5 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड, मतलब जैसे ये इंसान है, मतलब एक तरीके से ये मुंह में डालना खाने को, ठीक ना। तो ये मुंह में डाल रहा है तो मुंह में खाने जाने की प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो सॉलिड या लिक्विड फूड को अपने मुंह माउथ में लेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। सेकेंड, डाइजेशन आपको पता है कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू द सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डाइजेस्टेड फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। अब ये फूड अंदर जाएगा और इस फूड से न्यूट्रिएंट अलग अलग कर लिए जाते हैं, ओके। So this is called absorption, process of taking up the digested food or nutrients by the body. And फिर क्या है, assimilation, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी फंक्शन। जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं यहाँ से न्यूट्रिएंट, उनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स को या फंक्शनिंग के लिए प्रोवाइड कर देना, दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन। सो यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी फंक्शन। एंड लास्ट है इजेशन। व्हाट इज एजेशन, एजेशन मतलब खाना पच चुका है आपका, आपने वेस्ट प्रोडक्ट बना लिए हो, सो द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, थ्रू एनस। एनस मतलब बाहर निकलने की जगह। सो द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा आपको विद द हेल्प ऑफ एनस आप उसको बाहर कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड इजेशन। डन।
चलिए, तो हम इस होलोज़ोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमारे सिलेबस में जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा का एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, तो किस तरीके से ये परफॉर्म होता है न्यूट्रिशन। सबसे पहले देखिए, ये फूड पार्टिकल है आपके पास में। फूड पार्टिकल को देखते ही अमीबा जो होता है एक ओपनिंग टाइप की क्रिएट करता है, और जिसमें ये फूड को क्या करता है, ये फूड को लेता है, ठीक ना, फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को लेने का पहला स्टेप है। और ये बेटा, ये जो ओपनिंग बनती है ना, इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी टफ होती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड सूडोपोडिया। तो यहाँ पे ये ओपनिंग बन जाती है सूडोपोडिया, और ये फूड इसके अंदर चला जाता है, इंटर कर जाएगा, इस सूडोपोडिया से इंटर कर जाएगा। जैसे ही फूड अंदर गया, तो सूडोपोडिया जो है बाहर आ गया है। अब उसे बट आगे वो फूड नहीं लेगा। अब अंदर आ जाइए आप। अब अंदर फूड जा चुका है, और अंदर फूड जिस जगह पे गया है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है जहाँ पे फूड बैठा होता है, उसको बोलते हैं फूड वॉक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वॉक्यूल। अब आगे की जितनी भी डाइजेशन की प्रोसेस है वो फूड वॉक्यूल में ही होंगी। तो ये फूड वॉक्यूल हो चुका है, मैं फूड वॉक्यूल में फूड जा चुका है अंदर। ओके। अब क्या करेगा, यहाँ पे ही डाइजेस्ट करेगा ये फूड वॉक्यूल में, ठीक है ना। फूड वॉक्यूल में ही डाइजेस्ट करेगा, फूड वॉक्यूल में ही ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। डाइजेशन भी वहीं पर होगा, एब्जॉर्प्शन भी वहीं पर होगा, और एसिमिलेशंस भी यहीं पर होगा। मतलब ये जो तीन स्टेप हैं आपके, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये जो होंगे, ये फूड वॉक्यूल के अंदर ही होंगे एमीबा में, है ना। तो ये फूड वॉक्यूल के अंदर डाइजेशन हो गया। देखिए, सबसे पहले डाइजेशन होना शुरू हुआ, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा पार्टिकल था, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। डाइजेशन के बाद क्या कर लिया गया, इससे एब्जॉर्प्शन कर लिया गया, फूड वॉक्यूल से ही एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो ये देखो, तो एक रेड रेड कलर के हल्के से शेड दिख रहे हैं आपको। यस, तो ये रेड रेड कलर के हल्के से शेड हैं, ये यहाँ से बाहर आ गए। मतलब पहले अंदर थे, अब ये रेड रेड कलर का शेड जो है ना, ये बाहर आ चुका। मतलब न्यूट्रिएंट जो है वो बाहर आ चुके हैं फूड वॉक्यूल के, है ना। तो ये क्या हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका। अब ये न्यूट्रिएंट जो होंगे अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एसिमिलेशन। तो फोर्थ पॉइंट में जो न्यूट्रिएंट होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक्सक्रीट करने के लिए, है ना, इजेक्ट करने के लिए, ये देखिए, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर का ये वेस्ट प्रोडक्ट भी बन चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे एसिमिलेशन भी चालू है, कि एसिमिलेशन भी हो रहा है। जो फूड से मिनरल्स निकले हुए हैं उसको अमीबा गेन कर रहा है। एंड फाइनली जो आपकी फूड वॉक्यूल थी, वो फिर से बड़ी हो जाएगी। और फूड वॉक्यूल बड़े होने के बाद जो आपके पास में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, एजिशन, ये फाइनली धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। ओके। इस तरीके से ये 5 स्टेप में जो है आपको एमीबा का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, सेकंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप में आपके पास एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ स्टेप में इजेशन। तो ये एग्जाम में डायग्राम बनाने को बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, इसको बना लीजिए। एक बात याद रखिएगा कि जिस एक्सटेंशन से यहाँ पे सूडोपोडिया बनता है, उसी एक्सटेंशन से एमीबा जो होता है इजेशन के लिए भी ये ओपनिंग बनाएगा। मतलब खाने की और बाहर करने की ओपनिंग सेम होती है, ठीक है ना। खाने की और बाहर करने की ओपनिंग सेम होती है। और क्या बताई मैंने, फूड वॉक्यूल। फूड वॉक्यूल वो साइट होती है जिसमें खाना अंदर जाके सेट हो जाता है, और फिर उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन फूड वॉक्यूल से ही परफॉर्म होते हैं। ओके बच्चे, तो हम अपने लेक्चर 1 को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम आपके लिए लेकर के आएंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन। और ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पूरा डिटेल देंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके बारे में हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।